नमस्कार साथियों, सिंगल डिजिटल एजुकेशन में मैं शुभम सिंगल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे हमारे कंप्यूटर निर्देशक भर्ती के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। साथियों, कंप्यूटर निर्देशक भर्ती में शिक्षा निदेशालय में फॉर्म चेक पूरे हो चुके हैं तथा अब जो फॉर्म चेक हो रहे हैं जिनमें कुछ रिमार्क्स लगाए गए थे कि उनको दोबारा चेक करना है, वो फॉर्म दोबारा से चेक हो रहे हैं और एक डेटाबेस तैयार हो रहा है जिसमें ओनली काउंसलिंग के कैंडिडेट्स का अलग लिस्ट बनाई जा रही है और जो काउंसलिंग वाले कैंडिडेट्स की लिस्ट बनाई जा रही है। साथियों, कुछ लोग अभी सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि 15 तारीख तक डिस्ट्रिक्ट आवंटन का लिंक एक्टिवेट होगा। ऐसा सोशल मीडिया में कुछ लोग मिलके आए हैं, वो चल रहा है। मेरा ये मानना है कि होली से पहले ही लिंक एक्टिवेट हो जाना चाहिए। जैसा कि मुझे इनपुट मिल रहे हैं कि डेटाबेस तैयार हो रहा है और डेटाबेस एक बार एनआईसी में जाने के बाद इसमें वो फ़र्क नहीं पड़ता कि होली की छुट्टियां चल रही है या वो चल रहा है, क्योंकि एनआईसी में सर्वर पे अपलोड होने के बाद टाइमलाइंस चालू हो जाएगी और उसमें होली का कोई रोल नहीं रहेगा। होली की छुट्टियां 7-8 को है और उससे पहले 4 और 5 को सैटरडे संडे की छुट्टी है, यानी कि 6 तारीख वर्किंग डे है और 9 तारीख और 10 तारीख भी वर्किंग डे है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली 5 मार्च से पहले या फिर 6 तारीख को लिंक एक्टिवेट हो जाना चाहिए, क्योंकि लिंक एक्टिवेट होने के बाद 5 दिन का समय तो कैंडिडेट्स को चॉइस फिल करने के लिए दिया जाएगा और 2 दिन का समय उनको एक्सटेंशन दिया जाएगा, यानी 7 डेज़ तो ये रहेंगे। लिंक एक्टिवेट के जो 7 डे का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद 3 से 4 दिन लगभग हमारे रिजल्ट आने में लगेंगे, डिस्ट्रिक्ट के रिजल्ट आने में, क्योंकि फाइल मूव होगी, ई ऑफिस पे होगी और वो मंत्री जी तक जाएगी, तो उसमें लगभग 3 दिन का समय तो मिनिमम लगना तय है। तो 7 + 3 10 दिन तो ये हो गए। 10 दिन के बाद 10 दिन का समय काउंसलिंग के लिए दिया जाएगा, क्योंकि सब लोग सब डिस्ट्रिक्ट से आएंगे और शिक्षा निदेशालय में आके हार्ड कॉपी लेके जाएंगे और इसके अलावा और तैयारियां भी करनी होती है। तो 10 दिन का समय तो लगभग देंगे, यानी कि 7 + 3 + 10 यानी कि 20 दिन तो ये हो गए। यानी कि हमारी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीओ ऑफिस में जो काउंसलिंग होगी वो लिंक एक्टिवेशन से लगभग 20 दिन का गैप रहेगा। यानी अगर लिंक एक्टिवेशन 10 तारीख तक होता है तो ये मान के चलो कि 30 मार्च का महीना इसी में निकल जाएगा, फिर ज्वाइनिंग अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही होगी। लेकिन अगर लिंक एक्टिवेशन थोड़ा जल्दी हो जाता है, 5 मार्च तक हो जाता है, 6 मार्च तक हो जाता है, तो फिर ये जो हमारी डिस्ट्रिक्ट पे काउंसलिंग होगी वो 27-28 मार्च के आसपास हो सकती है। तो हो सकता है कि हमारे 31 मार्च से पहले ही ज्वाइनिंग के आदेश जारी हो जाए। साथियों, ज्वाइनिंग के आदेश मार्च में जारी होंगे उसमें फ़ायदा होगा या अप्रैल में जारी होंगे उसमें फ़ायदा होगा, ये विषय काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव है। इसमें मेरा मानना यह है कि जो डीए का इंक्रीमेंट होता है वो 2 महीने जो साल में 2 बार होता है, वो जुलाई महीने में और जनवरी के महीने में होता है। अप्रैल और मार्च का उसमें कोई रोल नहीं होता है। अप्रैल और मार्च का रोल सिर्फ एक ही जगह पे आता है कि कुछ ऑर्डर्स जो निकलते हैं बाद में वो काफ़ी बार फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग निकलते हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर वालों को ये बेनिफिट मिलेंगे, इस फाइनेंशियल ईयर वालों को ये बेनिफिट यहाँ से चालू होंगे। उसी लेवल पे साइकोलॉजिकल एक मैटर होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा अप्रैल में ज्वाइनिंग फर्स्ट वीक में ज्वाइनिंग होने में और मार्च के फर्स्ट वीक में ज्वाइनिंग होने में, मार्च के लास्ट वीक में ज्वाइनिंग होने में। साथियों, एक क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि सब लोगों को होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। मेरा ये मानना है कि सीटें क्योंकि खाली रही है, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होगा वो भी कैटेगरी के वाइज होगा। यानी कि अगर खाली SC ST कैटेगरी की सीटें नहीं हैं तो हर डिस्ट्रिक्ट में सीटें फिक्स हैं कि जनरल के ये इतने कैंडिडेट्स आएंगे, AWS के इतने कैंडिडेट्स आएंगे, SC ST के इतने कैंडिडेट्स आएंगे। तो उसमें जो SC ST की सीटें अगर उम्मीदवार कम है तो SC ST की सीटें खाली जाएंगी। तो मेरा ये मानना है कि जयपुर, जोधपुर, कोटा जैसे बड़े शहरों के अंदर तो हो सकता है कुछ कैंडिडेट्स को होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिल पाए, क्योंकि नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स ज़्यादा होंगे और सीटें कम होंगी, तो हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट्स नहीं मिल पाए। लेकिन जो अदर्स डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो रिमोट डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पे तो होम डिस्ट्रिक्ट कैंडिडेट्स को मिल जाएगा। लेकिन जयपुर के आसपास जैसे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे टोंक, दौसा, हो सकता है वहाँ भी सीटें पूरी भर जाए। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 99% कैंडिडेट्स को होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा, लेकिन कुछ एक कैंडिडेट्स को हो सकता है कि होम डिस्ट्रिक्ट ना मिल पाए। ये तो डिपेंड करेगा जब हम डिस्ट्रिक्ट हमारे चॉइस फिल हो जाएंगे, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा सब लोगों को पता चल ही जाएगा। काफ़ी क्वेश्चंस ये आ रहे हैं कि सारी स्कूलें ओपन होगी या नहीं होगी। साथियों, स्कूल को ओपन करने का राइट्स DO के पास होता है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के पास भी होता है।
वो ये देखेगा कि उसके ज़िले के अंदर कितनी नंबर ऑफ़ स्कूल्स हैं और उसके पास कितने कैंडिडेट्स आए हैं। तो फिर उसके पास ये राइट्स होता है कि वो जहाँ ज़रूरत नहीं है, अभी फ़िलहाल जहाँ ज़्यादा काम नहीं है, जहाँ ज़रूरत नहीं है, वो स्कूलों को वो हटा सकता है। और जहाँ ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट ज़रूरत है कि वहाँ पे कैंडिडेट्स जाने ही चाहिए, उन स्कूलों को वो रख सकता है। तो ये राइट्स डीओ के पास होता है। जैसे मैं टोंक की बात करूँ, टोंक के अंदर 200 सीटें हैं और टोंक में बाई चांस उम्मीदवार 100 ही आते हैं। हालांकि इसकी संभावना कम है क्योंकि टोंक जयपुर के पास में पड़ता है, तो हो सकता है जिनको जयपुर नहीं मिले उनको टोंक मिल जाए। लेकिन अगर टोंक में अगर जैसे 100 कैंडिडेट्स आते हैं तो फिर डीओ के पास ये राइट्स रहेगा कि वो जो 200 स्कूल्स हैं उसमें से वो जो टॉप 100 स्कूल्स हैं उनको तो सेलेक्ट करे, साथ में कुछ 1.5 गुना रखना है तो कुछ 20-25 से 30-40 क्वेश्चन स्कूल वो भी सेलेक्ट कर ले जहाँ थोड़ी कम आवश्यकता है। लेकिन वो 30-40 क्वेश्चनों को 30-40 स्कूल को हटा सकता है जहाँ बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये इस तरह के राइट्स डीओ के पास होते हैं। तो स्कूल कौन सी ओपन होगी, स्कूल कौन सी ओपन नहीं होगी, ये डिपेंड करता है कि उस डिस्ट्रिक्ट में कितने कैंडिडेट्स वहाँ आए हैं। साथियों, एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि सीनियरिटी कैसे होगी। पहले ये रूल था कि जैसे जो ज्वाइन करता था उस ज्वाइनिंग के हिसाब से सीनियरिटी होती थी, लेकिन अब ज्वाइनिंग ऑर्डर का रूल है। मतलब आपका ज्वाइनिंग ऑर्डर किस डेट पे निकला है वो डेट काउंट होगी। यानी कि एक वैकेंसी के अंदर मान लो हमारी वैकेंसी में 6,600 कैंडिडेट्स हैं। 6,600 कैंडिडेट्स में 4,000 कैंडिडेट्स के ज्वाइनिंग ऑर्डर निकल जाएंगे एक ही दिन में। 2-3 हज़ार कैंडिडेट ऐसे रहेंगे जो ओनली काउंसलिंग के कैंडिडेट्स होंगे, वो राज्य से बाहर के होंगे, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से जिनकी डिग्री होगी उनकी डिग्री वेरिफिकेशन के बाद ज्वाइनिंग ऑर्डर आएंगे। यानी कि जैसे 4,000 कैंडिडेट्स का ज्वाइनिंग ऑर्डर सेम डेट को आएगा तो सेम डेट की उनकी सीनियरिटी रहेगी। उनमें सीनियरिटी उनकी फिर मेरिट के आधार पर रहेगी। ये नहीं कि ये ज्वाइनिंग ऑर्डर 27 को आया है, वो 1 अप्रैल को ज्वाइन कर रहा है, कोई 28 मार्च को ज्वाइन कर रहा है तो 28 मार्च का ज्वाइन करने वाला ज़्यादा सीनियर हो जाएगा, 1 अप्रैल को वाला कम सीनियर हो जाएगा, ऐसा नहीं रहेगा। ज्वाइनिंग ऑर्डर की में जो डेट मेंशन होती है उसी डेट के हिसाब से सीनियरिटी लेवल डिसाइड होता है, फिर वो मेरिट के हिसाब से होता है। जो जनरल के कैंडिडेट्स होते हैं जिनकी ज़्यादा मेरिट होती है वो ज़्यादा सीनियर माने जाते हैं। सीनियरिटी का इशू प्रमोशन में ही आता है। बाकी जैसे स्कूल में कभी जो ज़्यादा सीनियर वाले के पास कोई पद होता है और वो कोई लीव पे जा रहा होता है तो उससे कम सीनियर को वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती है। लेकिन हमारे 2800 की ग्रेड पे है, मुझे नहीं लगता कि स्कूल में हमें कोई जैसे प्रिंसिपल की इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमें मिलेगी। अभी फ़िलहाल तो मुझे ऐसी उम्मीद नहीं है। लेकिन जो हमारा सीनियरिटी का जो भी क्राइटेरिया रहेगा वो प्रमोशन में डिसाइड होगा। और प्रमोशन हमारा कैडर के अंदर 5 साल के बाद होगा। कैडर में ऐसा लिखा हुआ है कि 5 साल के बाद प्रमोशन होगा। 9 साल के बाद तो एसीपी लगनी फिक्स है, वो तो लगेगी, सब लोगों को लगेगी। लेकिन अभी जो बजट आया है उसमें 2 साल का रिलैक्सेशन भी दिया गया है। यानी कि विभाग चाहे तो 7 साल में भी हमारा एसीपी लगा सकता है, प्रमोट कर सकता है, और 5 साल के अंदर भी हमें प्रमोशन मिल सकता है। तो ये डिपेंड करेगा कि कितनी प्रमोशन के लिए वैकेंसीज़ हैं। वैसे हमारी भर्ती में ये एक अच्छी बात है कि नई भर्ती है और काफ़ी पद सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के भविष्य में बनाए जाएंगे और उसमें 50% का कोटा ओनली प्रमोशन से फिल होगा। तो ये काफ़ी अच्छा है कि हमारे केस में प्रमोशन बहुत जल्दी हमें मिल सकते हैं। साथियों, एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि जैसे ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा अगर होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला तो। होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलता है तो उस केस में अभी फ़िलहाल ये है कि जो 3rd ग्रेड के जो टीचर हैं, यानी 3600 ग्रेड पे से जो नीचे के जो भी लोग हैं वो शिक्षा विभाग में उनका ट्रांसफ़र का भी ऑप्शन खुला हुआ नहीं है। यानी वो डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट में ही ट्रांसफ़र ले सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट में तो मिल जाएगा, यानी जैसे टोंक डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो लगते हैं, उनको स्कूल कोई और दूसरी मिल जाती है तो वो टोंक डिस्ट्रिक्ट में और अपने डिजायर्ड स्कूल पर ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। डिपेंड करता है वो डीओ ऑफिस में। लेकिन उसमें सीनियरिटी का भी लॉस नहीं होता है। लेकिन अगर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हम कोई रीजन बता के ट्रांसफ़र करवाते हैं एज पर रूल, तो उसमें क्या होता है कि सीनियरिटी हमारी चली जाती है। हम नए डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो फिर वहाँ हम जूनियर बन जाते हैं। ये लॉस होता है 3rd ग्रेड से नीचे वाले जो भी वैकेंसीज जो भी कैंडिडेट्स हैं उसमें अभी फ़िलहाल शिक्षा विभाग में, जैसा कि मुझे मालूम चला है। तो ट्रांसफ़र तो मिल जाएगा लेकिन उसमें थोड़ा नुकसान भी होता है। सॉरी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी स्कूल्स हैं वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है। मेरे टेलीग्राम चैनल का आईडी है सिंगल डिजिटल मीडिया। आप इस पे जाके स्कूल और सारे एफिडेविट्स के फॉर्म मैंने सब उस पर अवेलेबल करवा दिए हैं। आप जाके वहाँ पे
इनको सर्च कर सकते हैं और अपने उपयोग में ले सकते हैं। साथियों, एक क्वेश्चन ये आता है कि एनओसी कब लेनी है, ये गवर्नमेंट जॉब वाले ज़्यादा पूछ रहे हैं। एनओसी एग्ज़ाम का जो फॉर्म भरा जाता है उससे पहले ही ली जाती है, यानी कि वो संबंधित विभाग को बताते हैं कि मैं ये वैकेंसी का फॉर्म फिल कर रहा हूँ, कृपया मुझे एनओसी प्रदान करें। और ये एनओसी डॉक्यूमेंट जब हमारे वेरीफाई हुए थे वहाँ भी सबमिट करवानी थी। ये एनओसी का रूल क्या है, ये एनओसी पे प्रोटेक्शन के लिए ली जाती है, यानी स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय अगर स्टेट गवर्नमेंट की ही दूसरी वैकेंसी में जाता है तो उसकी जो लास्ट सैलरी उस वक्त जो मिल रही होती है वो सैलरी ही उसे मिलेगी। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई एलडीसी है, एलडीसी को अभी 30,000 रुपये मिल रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, उनको 30,000 रुपये मिल रहे हैं। तो अगर वो उन्होंने प्रॉपर चैनल से अप्लाई किया है, एनओसी ली है, तो उनको जो अभी नई वैकेंसी में कंप्यूटर निर्देशक बनते हैं और वो ज्वाइन करते हैं तो उनको 18,500 की जगह उनको 30,000 ही मिलेंगे। ये पे प्रोटेक्शन रूल होता है, ये स्टेट गवर्नमेंट में ही अलाउ होता है, यानी जो राजस्थान गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है उन्हीं के लिए एलिजिबल है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं वो अगर राजस्थान गवर्नमेंट में आते हैं तो वहाँ पे प्रोटेक्शन वर्क नहीं करेगा। तो जिन्होंने एनओसी नहीं ली है, अब वो एनओसी उनको मिलेगी नहीं मिलेगी ये डिपेंड करता है। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैं गवर्नमेंट सर्विस में समझता हूँ, एनओसी फॉर्म भरने से पहले ही ली जाती है और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम उनको सबमिट करवानी थी। वहाँ मांगा गया था, सब लोगों से पूछा गया था कि आप गवर्नमेंट जॉब में तो नहीं हो, गवर्नमेंट जॉब में हो तो आप एनओसी मुझे सबमिट करवाइए। तो एनओसी के बारे में मुझे लगता है क्लियर हो गए होंगे। ये ओनली पे प्रोटेक्शन के लिए है। अगर आप पे प्रोटेक्शन नहीं लेना चाहते हैं तो आप रिजाइन कर दीजिए, उसमें कोई इशू नहीं है। एनओसी नहीं सबमिट भी करवाएंगे और रिजाइन कर देंगे, पे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा आपको, लेकिन बाकी और कोई दिक्कत नहीं होगी। काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं एफिडेविट्स के ऊपर। एफिडेविट्स के ऊपर मैंने सारे एफिडेविट अपने टेलीग्राम चैनल सिंगल डिजिटल मीडिया इस पर अवेलेबल करा दिया है, आप वहाँ जाके सारे एफिडेविट्स को ले सकते हैं। तो इसमें ओबीसी और एमबीसी कैंडिडेट्स को अगर उनका जाति प्रमाण पत्र एक्सपायर हो रहा है तो वहाँ उनका फॉर्मेट है वो फिल करके नोटरी करवा के ले जा सकते हैं। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए भी है, अगर उनका एक्सपायर हो रहा है अप्रैल के अंदर, मार्च, ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट होता है वो फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग बनता है, तो अगर उनका मार्च में काउंसलिंग नहीं हो पाती है, अप्रैल में हो पाती है, एक्सपायर हो रहा है, तो वहाँ भी उनका फॉर्मेट अवेलेबल है, वो भी नोटरी करवा के ले जा सकते हैं। और इसके अलावा और अदर फॉर्मेट जैसे संतान संबंधी हुआ, दहेज संबंधी हुआ, ये सब भी मैंने डाले हुए हैं, वो भी आप फिल करवा के उनको तो लेके जाना है सही, वो सब कैंडिडेट्स के लेके जाना है। उसमें तो जनरल का कैंडिडेट्स होगा, उनको भी ये सारे फॉर्मेट तो लेके जाने हैं। मेरिज रिलेटेड इशू आ रहे हैं, जैसे कुछ कैंडिडेट्स बता रहे हैं कि हमारी पहले जब डीवी करवाया था हम तब तो हम सिंगल थे और इस बीच हम मैरिड हो गए हैं, तो हमें क्या करना है। तो साथियों, मैरिज सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए और संतान संबंधी घोषणा पत्र तो आपको लेके जाना है ही सही, और मैरिज सर्टिफिकेट आप दिखा दीजिए। सूचनाओं को छुपाने में नुकसान है, सूचनाओं को दिखाने में कोई नुकसान नहीं है। अगर ये चीज़ सब जानते हैं, विभाग भी जानता है कि अगर आपने 2 महीने में शादी कर ली है तो कोई गुनाह थोड़ी ना किया है, लेकिन अगर आप सूचनाओं को छुपाते हैं और उसके बाद में भविष्य में सूचनाओं को दिखाते हैं तो फिर उसमें कॉन्फ्लिक्ट बनता है कि आपने उस वक्त क्यों नहीं बताया, उस वक्त आपने सिंगल क्यों बताया। तो मेरा ये मानना है कि सूचनाओं को छुपाया नहीं जाना चाहिए, सूचनाओं को आप बताएंगे तो जो भी रूल होंगे उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपको दिक्कत आएगी, बल्कि आप सूचना को छुपाएंगे तब ज़्यादा दिक्कत आएगी। साथियों, काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि प्राइवेट जॉब में अब हैं, हमारा सिलेक्शन हो गया है तो हम इसको ज्वाइन करें नहीं करें। देखो साथियों, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें मेरा ये मानना है कि जिनकी 1.5 लाख 2 लाख पर मंथ की सैलरी थी उन्होंने तो फॉर्म भरा ही नहीं है। काफ़ी मेरे दोस्त हैं जिनकी 1.5-2 लाख से ऊपर सैलरी है, उन्होंने किसी ने भी फॉर्म नहीं भरा है। वो फॉर्म भरते तो वो सेलेक्ट भी हो जाते। और लेकिन जिनकी 50 से 60 हज़ार सैलरी है उन लोगों ने फॉर्म भरे हैं और वो सिलेक्शन उनका हुआ है। तो वो लोग कन्फ्यूजन में है कि अब 18,500 पे हम कैसे काम करेंगे, 2 साल तक कैसे टाइम निकलेगा हमारे, तो या काफ़ी हम कंपनी स्विच कर लेंगे तो उसमें हमारा पैकेज काफ़ी बढ़ जाएगा। साथियों, इसमें हर इंसान की अपनी अपनी निजी मत होते हैं, लेकिन मेरा मत ये है, ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट जॉब में एक पेमेंट की सिक्योरिटी होती है। जैसे अभी हमें 18,500 मिलेंगे, 2 साल बाद हमारी सैलरी लगभग 40,000 के आसपास हो जाएगी। तो 40,000 की सैलरी 2 साल बाद हो जाएगी, तो ये हमारा एक पे प्रोटेक्शन बन गया है। जैसे हम 2 साल बाद अगर प्रोग्रामर की वैकेंसी में जाते हैं तो हमें 40,000 रुपये जो हमें मिलने हैं वो तो मिलेंगे ही सही,
वहाँ प्रोबेशन पीरियड में भी वो मिलेंगे। उसके अलावा हम जैसे हायर वैकेंसीज़ में हम सेलेक्ट हो गए, प्रोग्रामर बन गए, आरएएस बन गए, तैयारी तो करेंगे ही सही, आरएएस बन गए, तो उनमें क्या होगा कि हमारा जो पेमेंट है वो फिक्स हो गया। इसके अलावा अब तो ओपीएस भी चालू हो गया है, तो 60 साल के बाद भी हमारा फिक्स है कि हमें सैलरी, हाफ सैलरी तो आएगी ही आएगी। मरने के बाद स्पाउस को मिलेगी, इनकेस हमारी पहले डेथ हो जाती है तो स्पाउस को मिलेगी, और 60 साल से पहले अगर डेथ हो जाती है तो फिर हमारे डिपेंडेंट्स को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। तो ये इस तरह की काफ़ी सुविधाएं होती हैं जो प्राइवेट जॉब में नहीं होती है, जो गवर्नमेंट जॉब में होती है। इसके अलावा शिक्षा विभाग में आने में काफ़ी छुट्टियां भी होती है, हम हमारा और दूसरा काम भी कर सकते हैं। हालांकि गवर्नमेंट जॉब में आने के बाद खुद का बिजनेस करना अलाउ नहीं होता है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में आप 24/7 सर्विस, गवर्नमेंट सर्वेंट ही रहते हो, आप खुद का बिजनेस कर नहीं सकते हो, ये अलाउ नहीं है। ना ही आप पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कर में कोई राजनीतिक पार्टी वगैरह ज्वाइन कर सकते हो, कोई चुनाव लड़ सकते हो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हुए, ये अलाउ नहीं है। लेकिन फिर भी काफ़ी काम हम कर सकते हैं, जो जैसे स्कूल के बाद भी 7 से 1 बजे तक का स्कूल होता है, तो उसके बाद भी हमारे पास काफ़ी समय होता है, तो हम चाहें तो हमारे सोशल लाइफ हुआ या फिर हमारी बिजनेस लाइफ हुआ, काफ़ी हम अदर वर्क भी हम कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अंदर एक बार जॉब लगने के बाद वहाँ तो 10 से 12 घंटे वर्क करना होता है, तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती है। तो मेरा ये मानना है कि जो 50 से 60 हज़ार जिनकी सैलरी है उनके लिए तो गवर्नमेंट जॉब मेरे लिए बेस्ट है, मेरा ये निजी मत है। और जिनकी सैलरी काफ़ी अबोव है, उन्होंने तो वैसे भी फॉर्म नहीं भरा है, 1.5 से 2 लाख जिनकी सैलरी अभी है, उन्होंने तो वैसे भी ये फॉर्म फिल नहीं किया है। कुछ एक कैंडिडेट्स अपवाद स्वरूप हो सकते हैं उन्होंने फिलअप किया होगा, और मेरी नज़र में वो ही समझदार हैं कि वो उनको क्या करना चाहिए, उनको तो मैं सजेशन करने लायक हूँ भी नहीं। तो साथियों, ये आप लोगों के क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि ओनली काउंसलिंग वाले कैंडिडेट्स का क्या है, क्या मैटर है ये। ओनली काउंसलिंग वाले कैंडिडेट्स का ये मैटर है कि विभाग ने जब फॉर्म चेक किए तो उन लोगों की डिग्रियां राजस्थान से बाहर की थी या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की थी, उन डिग्रियों पे उनको डाउट है। डाउट का मतलब ये नहीं है कि उनको डिग्रियां फर्जी है, लेकिन वो डिग्रियों को क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हैं, तो इसमें समय लगता है। और कुछ लोगों की वजह से सारी वैकेंसी को तो होल्ड पर नहीं रखा जा सकता, तो उन्होंने क्या किया कि फ़िल्टर लगा दिया है। मतलब जिन लोगों की डिग्रियों पे डाउट उनको नहीं है, उन लोगों को काउंसलिंग करवा के ज्वाइनिंग दे रहे हैं, और जिन लोगों को उनको लगता है कि इनको एक बार वेरीफाई करेंगे, उन लोगों को ओनली काउंसलिंग कैंडिडेट्स में रखा गया है। यानी कि उन लोगों को स्कूल तो चॉइस करवाएंगे लेकिन ज्वाइनिंग ऑर्डर नहीं देंगे। उनको 15 से 20 दिन का समय एक्स्ट्रा लगेगा, क्योंकि टीम जाएगी, टीम जाने के बाद उनकी संबंधित यूनिवर्सिटीज़ में जाकर डिग्रियों को क्रॉस चेक करके आएगी। तो जिन लोगों की डिग्रियां ओरिजिनल हैं उन लोगों को तो डरने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि हो सकता है कि 15-20 दिन बाद उनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, लेकिन ज्वाइनिंग तो मिलेगी। लेकिन जिन लोगों की डिग्रियां फर्जी है वो लोग दिक्कत में आ जाएंगे। तो साथियों, यही ओनली काउंसलिंग वाले कैंडिडेट्स का मतलब था। बाकी आप लोग कमेंट्स करके हमें बताएं कि और भी कोई आपके डाउट रह गए हों तो मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोगों को जानकारी पसंद आती है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। देखिए, इन सब चीज़ों से मुझे मोटिवेशन मिलता है। आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आते हैं तो मुझे लगता है कि मेरा काम करने का कुछ आउटपुट हो रहा है, यानी कि मैं जो आपको लोगों के लिए टाइम दे रहा हूँ उसका कुछ बेनिफिट मुझे मिल रहा है। ये एक साइकोलॉजिकल मोटिवेशन प्रदान करता है। इसलिए मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कमेंट भी करें, आप लोगों को कुछ अगर नेगेटिव लगता है, नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, आप लोगों को कुछ नेगेटिव लगता है, कुछ सुधार की आवश्यकता अगर आप महसूस करते हैं तो वो भी कमेंट करके बताएं। मैं आपके हर कमेंट का वेलकम करता हूँ। मैं पॉजिटिव सोचता हूँ, कभी नेगेटिव नहीं सोचता हूँ, और मैं आप लोगों से भी उम्मीद रखूँगा कि आप भी पॉजिटिव ही सोचें। इसी जानकारी के साथ मैं जल्दी ही आपको नया अपडेट दूंगा जैसे भी मुझे इनपुट मिलेगा। धन्यवाद साथियों।